राजेश दरोगा जो अनुराग यादव हत्याकांड में जो हत्या का आरोपी है और कॉन्स्पिरेंसी करने का आरोपी है, उसकी बेल हो गई है, लेकिन अभी तक वह जेल से नहीं छूट पाया है। कारण है, जैसा कि हमारे साथी वकील जो आशीष श्रीवास्तव हाई कोर्ट के वकील हैं, वहाँ से हम हमें इस बेल के बारे में और इस मामले से संबंधित जानकारी देते हैं। उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि आज राजेश दरोगा की जो बेल होने वाली है, उसका बेल ऑर्डर अपलोड हो गया है। अब परिवार राजेश का उनके अधिवक्ता के माध्यम से वो बेल की कॉपी लेंगे और जौनपुर जेल में उसे कॉपी दी जाएगी, जौनपुर न्यायालय में कॉपी दी जाएगी, फिर जेल आएगा, जेल से वो रिलीज़ होगा। लगभग हमारे ख्याल से वो बता रहे हैं जैसा कि वो बुधवार तक वो रिलीज़ हो पाएगा। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो सरकारी अधिवक्ता थे, जो उस पर आरोप था कि तमाम कि उसने कॉन्स्पिरेंसी की है, ऐसा कोई बेल का विरोध करते समय जो है सरकारी अधिवक्ता जो थे अनुराग की तरफ से, वो कुछ नहीं कह पाते हैं, ना ही कोई सबूत दिखा पाते हैं ताकि उसकी बेल खारिज हो सके। जो भी उनके सीनियर अधिवक्ता सीनियर काउंसिल को राजेश की तरफ से, राजेश के परिवार ने कर रखा था, उसमें जो कॉन्स्पिरेंसी के आरोप लगाए गए थे, उसमें सभी आरोपों में कोई भी ऐसा जो है सबूत वहाँ पेश नहीं कर सके सरकारी अधिवक्ता, जिसके कारण ये बेल हो गई है। हालांकि ये बेल मिलने में जैसा कि लोग कह रहे हैं कि इतनी जघन्य हत्याकांड में इतनी जल्दी बेल मिल पाना, तो मुख्य कारण यही था कि कोई सबूत वहाँ पे पेश नहीं कर पाया, जिसके कारण 4 महीने में ही उसकी बेल हो जा रही है। और क्या कुछ इस मामले में और आगे बता रहे हैं, आप चौंका देने वाले कई बातें बता रहे हैं अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव। आइए हम बात करते हैं उन्हीं से, क्या कुछ कहना है उनका। आशीष जी बताइए, क्या राजेश दरोगा जो अनुराग के हत्यारे हैं, उसमें क्या कुछ हुआ है अब अपडेट? जी, जी। नमस्कार, नमस्कार सर। इसमें जो है लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि बेल एप्लीकेशन जो है वो अलाउ हो गई थी और यहाँ पे कुंभ मेले की वजह से थोड़ा-सा भीड़ वगैरह भी था और दूसरी चीज़ की एडवोकेट एक्ट में भी कुछ अमेंडमेंट को लेकर के कुछ बिल आया हुआ था, तो उसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था। तो जिसकी वजह से यहाँ नो एडवर्स और प्रोटेस्ट के दिन लगभग बंद भी था कोर्ट। तो इस वजह से प्रॉपर कोड रन नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया ऑर्डर अपलोड होने में। तो फाइनली आज अभी थोड़ी देर पहले ही ऑर्डर अपलोड हो गया है और ये ऑर्डर अपलोड होने की वजह से मान के चलिए कि कल जो है ये लोग अप्लाई करेंगे सर्टिफाइड कॉपी के लिए। कल ये आवेदन देते हैं एक नकल कॉपी निकलवाने के लिए, तो मंडे तक इनका ऑर्डर जो सर्टिफाइड कॉपी है नकल की, वो मिल जाएगी और फिर वो सर्टिफाइड कॉपी ले जाकर के यहाँ जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएँगे, तो वहाँ अप्लाई करेंगे, फिर वहाँ से वेरिफ़िकेशन होगा, इसका बॉन्ड भराया जाएगा। उसके बाद मान के चलिए आई थिंक वेडनेसडे के आस-पास जो है ये रिलीज़ हो जाएँगे बेल पे, जो दरोगा हैं राजेश यादव। और लास्ट हियरिंग में मैंने आपको बताया हुआ था कि इसमें 2 सीनियर काउंसिल लगे हुए थे बेल एप्लीकेशन की तरफ से, जो राजेश दरोगा हैं इनकी तरफ से। वीपी श्रीवास्तव साहब भी आए हुए थे आर्गुमेंट में और कमल कृष्ण जो सीनियर काउंसिल है, ये भी आए हुए थे। तो इनमें जो है लास्ट टाइम में भी हमने आपको बताया था कि मेन जो पूरा ये केस और ये बेल जो चल रहा था, वो कॉन्स्पिरेसी पर ही बेस्ड था। सेक्शन 61 सब क्लास 2 जो बीएनएस का है, वो कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता है। तो जो वीपी श्रीवास्तव साहब थे, उनका आर्गुमेंट ही यही था कि मतलब राजेश यादव जो है, नीदर प्रेजेंट एट द स्पॉट नॉर ही काज़्ड एनी इंजरी टू द डिसीज़्ड। तो इन्होंने ना ही कोई कॉन्स्पिरेसी करी हुई थी और ना ही इन्होंने कोई इंजरी करी हुई थी, क्योंकि ये स्पॉट पे वहाँ थे ही नहीं। तो इसी के बिहाफ़ पर इनको रिलीज़ किया गया है बेल पर कि ये एट द टाइम स्पॉट पर नहीं थे, राजेश यादव। तो जैसा मैंने न्यूज़ वग़ैरह में भी देखा, ये मोवाना मेरठ में कोई थाना है, वहाँ पे जो है कार्यरत थे। हम्म। जी। तो इसमें ये अभी चूंकि इसमें ट्रायल बाकी है जौनपुर कोर्ट में, अभी तो केवल बेल मिली है। कैसे देखते हैं अभी, क्या इनकी मुश्किलें कम होती दिख रही हैं या मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या कुछ है? देखिए क्या है कि टोटली अब कितना ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस इनके अगेंस्ट में पुलिस जो है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट, अभी मुझे चार्जशीट का स्टेटस भी पता नहीं है कि चार्जशीट सबमिट हो गया है या नहीं। तो जितना एविडेंस कलेक्ट कर सकती है पुलिस इनके अगेंस्ट में, उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इससे इनको सज़ा दिलाने में ईज़ी हो जाएगी। कोर्ट जो है ये देखती है कि एविडेंस क्या मिला है इनके अगेंस्ट में, क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी
अब जैसे कोर्ट में लास्ट टाइम ये कहा गया था कि ये फ़ोन से लगातार बात कर रहे थे अपने घर पे। तो अगर व्यक्ति अपने घर पे फ़ोन से किसी से बात कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। तो इसके लिए कुछ डायरेक्ट एविडेंस चाहिए कोर्ट को जिससे ये चीज़ प्रूफ हो पाए कि ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी हुई है। तो कोर्ट जो है वो एविडेंस के आधार पे चलती है। तो पुलिस को मोस्टली एविडेंस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इनके अगेंस्ट में हो सके वो एविडेंस कलेक्ट करके जो है चार्जशीट के साथ साथ में सबमिट करना है कोर्ट में। परिवार का ये आरोप है कि दरोगा जो है गौरा बादशाहपुर थाने के टच में थे, वहाँ के दरोगा से बात करते थे। इन सब के जी, सीडीआर और कॉल डिटेल की परिवार मांग करता रहा है। तो हो सकता है जी। कि आगे इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीजें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सीडीआर रिपोर्ट से काफ़ी क्लियर हो जाएँगी और लगातार जो है मैंने यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो देखे थे, कुछ प्रधान जी के भी वीडियो थे, उसमें बताया जा रहा था कि 100 कितनी बार कॉल किया गया है। तो जैसा भी होगा वो सीडीआर रिपोर्ट में जो है आया हुआ होगा। तो वहाँ से जो है इसको फाइंड करके जो है कोर्ट में लगाया जाएगा एज़ एविडेंस कि इन्होंने इतनी बार बात करी है, क्या है, कैसे है, वो आगे ट्रायल का विषय है वो। ट्रायल में ये सब चीज़ें देखी जाएँगी। तो ये अभी दरोगा की जो बेल होगी राजेश की, तो क्या ये तुरंत नौकरी ज्वाइन कर पाएंगे? नौ जहाँ तक देखिए नौकरी जॉइन करने का है, एक्चुअली ये एक्यूज़ हैं। उसमें इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने जो है ये मर्डर में कहीं न कहीं ये कॉन्स्पिरेसी किए हुए हैं, उसपे शामिल हैं। तो इस आधार पर अब पुलिस विभाग से ही जुड़ा हुआ महकमा है। अब इनके सीनियर अधिकारी नॉर्मली देखा जाए तो कोई व्यक्ति अगर जेल से छूटता है तो उसको वापस उसकी ड्यूटी मिल जाती है। बट कहीं न कहीं इनके ऊपर डायरेक्टली जो है एक आरोप है, तो अब इनका विभाग ये समझेगा। अगर विभाग जॉइन करवाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करवाता है तो ये उसके लिए भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएँगे, जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया हुआ था, अच्छा, कि ये जब इस तक कोई हमारे देश के कानून में ये बड़ा एक सीधा-सा एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, एक थियरी है, एक प्रिंसिपल है कि जब तक किसी व्यक्ति को गिल्टी साबित ना कर दिया जाए, तब तक वो आरोपी मतलब सिद्ध नहीं माना जाएगा। वो केवल तब तक आरोपी ही रहेगा। अच्छा, किन कुछ शर्तें भी लगाई गई होंगी, ज़रा एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि क्या शर्तें होती हैं? वो एज़ यूजुअल जो कंडीशंस लगाई हुई हैं, वो एज़ यूजुअल हैं कि ट्रायल कोर्ट में जब भी डेट फिक्स होगी, ये टाइम टू टाइम अपीयर करेंगे कोर्ट में और किसी को भी जो भी विटनेसेस हैं, उनको थ्रेटन नहीं करेंगे और किसी भी तरह की कोई एविडेंस के साथ टेम्परिंग नहीं करेंगे। तो ये एज़ यूजुअल कंडीशंस हैं, कुछ अलग से स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है इसमें। हुँ। परिवार जी। की और भी कोई बेल एप्लीकेशन पड़ी है क्या? कुछ जानकारी है? अभी तक मैंने चेक किया हुआ था, अभी तक कोई बेल एप्लीकेशंस नहीं पड़ी हुई है, यहाँ केवल इन्हीं की एक एप्लीकेशन थी, राजेश यादव साहब की, बस। अच्छा। इसमें क्या कुछ जी। आपको देखने को मिला, जैसे जो इनके वकील थे, सरकारी अधिवक्ता थे, इनकी बेल कैंसल के लिए उन्होंने कुछ आर्गुमेंट पेश किया हो कि साहब बेल नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ? जी, जी। वीपी श्रीवास्तव साहब ने जो-जो ग्राउंड रखे हैं, जैसे कि कोई भी डायरेक्ट एविडेंस इनके अगेंस्ट में नहीं मिलता कि इन्होंने जो है मौके पर ये मौजूद थे या इन्होंने कोई इंजरी काज़ करी थी वहाँ पे। तो ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिली है। तो इस चीज़ को जो हमारे गवर्नमेंट एडवोकेट साहब थे, उनके द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, इनका डायरेक्ट कोई रोल अभी नहीं दिखा है। तो इन्हीं दोनों बातों को सुन कर के कोर्ट ने जो है इनका इनको बेल पे रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया है। क्योंकि डायरेक्ट अभी तक कुछ मिला नहीं है, कोई कोई ऐसा ठोस सबूत, एविडेंस कोई एविडेंस नहीं दे पाए। कोई ठोस सबूत नहीं, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इनके खिलाफ, इसी ग्राउंड पर और इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है। तो इस वजह से जो है सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के कोर्ट ने जो है इनके बेल एप्लीकेशन को मंजूरी दी है। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इस जानकारी के लिए। ओके, ओके सर, धन्यवाद।